Hello students, so we were doing nucleic acids in which we discussed structure of DNA and RNA and certain differences between them. So let's continue with the chapter. So this is a DBQ which came in between the chapter. We'll do this first. So let's read it. Look at the molecular model in figure 7 and answer the following questions. So figure 7 is here. This is the figure 7 which we already discussed. So, guanine and adenine, both of them are purines, and cytosine and thymine are pyrimidines. So, this is their molecular structure, okay, and these are the actual atoms involved in formation of these particular molecules. So, let's see what is the question. So, the first question is state one difference between adenine and other bases. So एडेनिन और बाकी बेसिस में क्या डिफरेंस है, सबसे पहला क्वेश्चन ये हमसे पूछा गया है. ओके, सो लेट्स सी एडेनिन में ऐसा क्या है या क्या नहीं है जो बाकी सब में से अलग है. सो हियर वी कैन सी, इसका स्ट्रक्चर देखेंगे पूरा. ये बना हुआ है नाइट्रोजन एटम्स है, इसमें हाइड्रोजन भी है, ठीक है, कार्बन्स डेफिनेटली हैं, ये रिंग्स जो है कार्बन से बनी है और यहाँ पे ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन्स भी हैं डेफिनेटली, बट ऑक्सीजन इज एब्सेंट. यहाँ पे ऑक्सीजन इज एब्सेंट, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीजन का एटम नहीं है. यहाँ पर भी ऑक्सीजन है और यहाँ भी ऑक्सीजन है, बट दिस इज द ओनली पर्टिकुलर मॉलिक्यूल एडेनिन जिसके अंदर ऑक्सीजन एब्सेंट है. सो दिस इज वन मेजर डिफरेंस विच इज present in adenine compared to guanine, cytosine and thymine, right? So we can answer it like that. The next question, 1 mark क्वेश्चन है, तो ये एक स्टेटमेंट अगर हम दे देंगे तो दैट विल बी सफिशिएंट. ईच ऑफ द बेसेस हैज अ नाइट्रोजन एटम बॉन्डेड टू अ हाइड्रोजन एटम इन अ सिमिलर पोजीशन शोन इन द लोअर लेफ्ट. सो इन ईच ऑफ द बेसेस नाइट्रोजन एटम जो कि एक हाइड्रोजन एटम से बॉन्डेड हो, और कहाँ पर दिया हुआ है, लोअर लेफ्ट में. सो लेट्स सी हियर सभी में कौन सा वाला ऐसा नाइट्रोजन है जो हाइड्रोजन से बॉन्डेड है अंदर लोअर लेफ्ट. सो आई कैन सी हियर one nitrogen bonded to hydrogen in the lower left, okay, which is common in all of these nucleic acids, right, in all the bases, sorry. So all these nitrogen bases have one NH group. Now deduce how this nitrogen is used when a nucleotide is being assembled from its subunits. So ये जब इसका असेंबली होगा, जब ये एक न्यूक्लियोटाइड का पार्ट बनेगा, तो इस NH ग्रुप का क्या रोल होगा, दिस इज व्हाट इट इज ट्राइंग टू आस्क हियर. सो स्टूडेंट्स, बेसिकली वी डिस्कस्ड कि जो भी न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनके अंदर क्या क्या तीन चीजें हमने डिस्कस की थी. फॉस्फेट ग्रुप था, शुगर था और ये नाइट्रोजन बेस था. सो दीज नाइट्रोजन बेसेस एक्चुअली बॉन्ड विद द शुगर बेसेस. शुगर जो प्रेजेंट होता है, शुगर फॉस्फेट जो बैकबोन बना रहा है, उससे जो बेस है वो इसी नाइट्रोजन से बॉन्ड बनाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होती है. सो जो फर्स्ट कार्बन हमने डिस्कस किया था, सपोज दिस इज अ राइबोस शुगर, राइट, एंड दिस वाज द फर्स्ट कार्बन, दिस वाज द सेकेंड कार्बन, दिस वाज द थर्ड, फोर्थ, एंड देन यहाँ पर एक CH2OH ग्रुप है, दिस इज द फिफ्थ कार्बन. सो दिस फर्स्ट कार्बन, इसके ऊपर कौन प्रेजेंट था, नाइट्रोजन बेस, इसके साथ बॉन्डिंग था. और ये जो फर्स्ट वाला जो नाइट्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे बन रहा है, ये नाइट्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअली कौन बना रहा है, सो दिस इज यूजिंग दिस पर्टिकुलर NH. दिस इज द ग्रुप जो कि फर्स्ट जो कार्बन है इस राइबोस शुगर का, उसके साथ भी जो बॉन्डिंग बना रहा है, this is this particular nitrogen. So it is making a covalent bond with the sugar जो कि किसी भी न्यूक्लियोटाइड का पार्ट होती है. ओके, सो this is the role, main role of this. Now let's see what is the next question. Identify 3 similarities between adenine and guanine. So भाई इन दोनों में क्या क्या similarities हैं between adenine and guanine. So first similarity is both of them are purines. इनके अंदर double ring structure है, we can see that here, right. और जो double ring structure है, दोनों के दोनों जो डबल रिंग स्ट्रक्चर्स हैं उसमें एक जो रिंग है ये 6 कार्बन का रिंग है, और जो सेकेंड रिंग है दैट इज 5 कार्बन रिंग. ये देखो पेंटागन हम यहाँ देख सकते हैं, दिस इज अ हेक्सागोनल स्ट्रक्चर. सो दिस इज अ 6 कार्बन स्ट्रक्चर, दिस इज अ 5 कार्बन, एंड सिमिलरली हियर आल्सो 6 कार्बन एंड 5 कार्बन structure. So this is the first similarity between both of them.
Now, the other similarity between these two what I can see is कि इनकी जो रिंग्स हैं इनके अंदर जो नाइट्रोजन का लोकेशन है, वी कैन सी हियर, यहाँ पे नाइट्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, जो पेंटागन वाला ये एक रिंग है इसके अंदर सिमिलर पोजीशन पे यहाँ भी नाइट्रोजन प्लेस्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन है और यहाँ नाइट्रोजन है, यहीं पे ही इसके अंदर भी नाइट्रोजन प्लेस्ड है। ऑल्दो इस पे ये एक एक्स्ट्रा नाइट्रोजन ग्रुप यहाँ पे प्रेजेंट है और इसमें यहाँ पे ये ग्रुप प्रेजेंट है विच इज डिफरेंट, बट स्टिल वी कैन से कि जो रिंग्स के अंदर नाइट्रोजन्स हैं दे आर प्लेस्ड एट द सिमिलर प्लेसेस। तो काफी ये सिमिलैरिटी एक और हो गई इसके अंदर। नाउ दे बोथ आर pyrimidines, दिस इज सॉरी दे बोथ आर बेसिकली प्यूरिन्स, तो ये एक और सिमिलैरिटी हो गई दोनों के अंदर, राइट। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज दैट यू कैन राइट कि दोनों में दो दो रिंग्स हैं, जो रिंग्स हैं एक पेंटागन है और एक हेक्सागन, सेम रिंग्स है दोनों के अंदर, नाइट्रोजन का जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल सेम है, दे बोथ आर प्यूरिन्स, ऑलराइट। सो दीज आर द सिमिलैरिटीज बिटवीन द बोथ। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर द, okay, so just now three similarities, now we'll do compare the structure of cytosine and thymine। so cytosine and thymine को अगर हम compare करेंगे so इनके अंदर basically क्या क्या जो similarities और differences हैं। so सबसे पहले similarity देख लेते हैं, 6 membered ring है दोनों के अंदर, right, एक hexagon we can see here also and here also। now the next one is जो इनके अंदर भी नाइट्रोजन्स हैं वो बिल्कुल सेम पोजीशंस पे हैं, राइट। इस जो हेक्सागन रिंग है इसके अंदर बिल्कुल सिमिलर पोजीशन पे नाइट्रोजन्स प्लेस्ड हैं, एंड ऑल्सो इन दोनों के अंदर ये जो ऑक्सीजन है ये वाला भी बिल्कुल सिमिलर पोजीशन पे है। वी कैन सी ये वाला एक डिफरेंस जरूर है, यहाँ पे NH2 ग्रुप प्रेजेंट है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ग्रुप प्रेजेंट है। and another similarities, they both are pyrimidines, so this is another similarity। so I hope now we understood that adenine and guanine they both are purines, and cytosine and thymine are the pyrimidines। so here we are talking about DNA, and we if we talk about RNA, so RNA के अंदर ये जो particular thymine है इसकी जगह यूरेसिल ले लेगा, ओके। सो दैट इज द ओनली डिफरेंस। सो यहाँ पर अगर हम RNA स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे तो थाइमीन की जगह क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ऑलराइट, सो let's see if we have done all the questions, okay। although the bases have some shared features, each one has a distinctive chemical structure and shape। remembering the function of DNA explain why it is important for each base to be distinctive। so भाई हर एक बेस को डिस्टिंक्टिव होना क्यों जरूरी है, जो चारों के चारों बेसिस हैं इनके स्ट्रक्चर्स क्यों डिफरेंट होना जरूरी है। सो दिस इज अ वेरी ऑब्वियस थिंग दैट अगर इनके अंदर वेरिएशन नहीं होगा तो अलग अलग तरह के जो बेसिस हैं वो नहीं होंगे। एक ही तरह का बेस अगर एक होता तो उसके अंदर कोई भी जो वेरिएशन है वो नहीं आ पाता, राइट। लाइक इफ यू सी टू पीपल स्टैंडिंग साइड बाय साइड, उनके अंदर थोड़ा बहुत जो जेनेटिक डिफरेंस हमें दिखाई देता है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई द पर्सन कि ये कौन खड़ा हुआ है आपके सामने, दैट इज बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस, एंड द वेरिएशंस आर एक्चुअली क्रिएटेड बिकॉज ऑफ द वेरिएशन इन दीज बेसिस, ओके। सो डिस्टिंक्टिव शेप की वजह से ही जो है कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो पा रही है, राइट। जब हम डीएनए का डबल हेलिकल स्ट्रक्चर अभी देखने वाले हैं आगे, सो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर के अंदर हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था जो नाइट्रोजन बेसिस हैं दोनों के दोनों, सपोज दिस इज a DNA structure, so this is first strand, this is another strand here। यहाँ पे सपोज अगर थाइमीन है और यहाँ पे एडेनिन है तो इनके बीच में ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दिस इज द बेसिस ऑफ डीएनए। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो रही है, अगर यहाँ साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन ही होगा। सो दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो डिस्टिंक्टिव जो इसका प्रॉपर्टीज है उसी की वजह से इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो पा रहा है। अदरवाइज अगर थाइमीन ही थाइमीन होता, सपोज एक ही तरह का न्यूक्लिक एसिड्स होते, ओनली थाइमीन या ओनली साइटोसिन, तो थाइमीन थाइमीन के साथ कभी भी एक डबल हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाता। बट इनकी प्रॉपर्टीज में डिफरेंस है, दैट इज द रीजन दे कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स बिटवीन ईच अदर। अगर एक ही तरह का न्यूक्लियोटाइड होता तो शायद डीएनए का जो स्ट्रक्चर है वो ओवरऑल उस तरह का स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता जैसा कि अभी है, and which is the basic hereditary material for the cells। so that is possible today that adenine is forming a double bond with
thymine and cytosine is forming a triple bond with guanine, which are the hydrogen bonds, and because of which the double stranded or the double helical structure of DNA is possible. So the another property is because of these different distinctive features or structures, basically जो डबल या कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए का स्ट्रक्चर है वो बन पा रहा है, और इसी की वजह से रेप्लिकेशन हो पाता है, एक्यूरेट रेप्लिकेशन, क्योंकि इस तरह से जो बॉन्डिंग हो रखी है कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर है. सो जो भी रेप्लिकेशन के बाद में अल्टीमेटली दो अलग अलग डॉटर सेल्स है उनके अंदर बिल्कुल सेम डीएनए का जो सीक्वेंस है वो जाने वाला है. हेरिडिटरी मटेरियल की एग्जैक्ट रेप्लिका कॉपी बन पाती है. दैट इज ऑल्सो बीइंग पॉसिबल बिकॉज ऑफ दिस यू कैन से डिस्टिंक्टिव शेप, जिसकी वजह से यहाँ पे जो इनके बीच में बॉन्डिंग है वो हो पा रही है. नाउ सो दीज आर द बेसिक फीचर्स जो कि इनके अंदर हम डिफरेंसेस देख सकते हैं. और अगर इन सब में हम कंपेयर करें तो कंपेरेटिव जो डिफरेंसेस या सिमिलैरिटीज हैं ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट डिस्कस कर चुके हैं. एडेनिन के अंदर बेसिक जो एक डिफरेंस है बाकी सब से, इसके अंदर ऑक्सीजन का एटम एब्सेंट है, बाकी सब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है. प्यूरिन्स का जो बेसिक रिंग स्ट्रक्चर है दोनों का वो सेम होगा. बाहर जो और एडिशनल ग्रुप्स हैं उनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं. पिरिमिडीन्स का भी सिमिलरली जो रिंग स्ट्रक्चर है, बेसिक जो रिंग स्ट्रक्चर है वो सिमिलर है. बाहर की तरफ जो अलग से ये कुछ ग्रुप्स अटैच्ड है इनमें डिफरेंसेस हो सकते हैं. बट ओवरऑल वी कैन से देयर आर a lot of similarities between pyrimidine structures, and there are a lot of difference between purines and pyrimidines. All right, so this is about the nucleic acid bases जो कि नाइट्रोजन बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स में यूज होता है. नाउ ये हमने ऑलरेडी कल समझा था कि किस तरह से जो पूरा स्ट्रक्चर है डीएनए का या आरएनए का बनता है. सो आरएनए as a polymer is formed by condensation of nucleotide monomers. So nucleotide क्या होता है? न्यूक्लियोटाइड वो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तीनों कंपोनेंट्स अब आ चुके हैं. कौन कौन से तीन कंपोनेंट्स न्यूक्लियोटाइड्स में प्रेजेंट होते हैं? सो न्यूक्लियोटाइड is basically made up of one phosphate group plus sugar plus nitrogen base. जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं so that forms one monomer of nucleotide. सो ये जो एक न्यूक्लियोटाइड है, इस तरह के बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक पॉलीमर बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे, और जिसकी रिजल्ट में अल्टीमेटली आरएनए या डीएनए बनते हैं. ऑलराइट, और ये जो दो मोनोमर्स होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के, ये चेन जब बनाएंगे तो उस प्रोसेस को बेसिकली क्या कहा जाता है? कंडेंसेशन रिएक्शन कहा जाता है. जब भी दो मोनोमर्स मिल करके और एक साथ में बॉन्ड बनाते हैं और उस तरह से वो चेन एक्सटेंड होती जाती है, जो प्रोसेस होगी दैट विल बी कॉल्ड एज कंडेंसेशन रिएक्शन. So let's see here. RNA is a single unbranched polymer of nucleotides. The nucleotides are subunits of polymers, so they are monomers. Monomers कहलाएंगे. The number of nucleotides in a molecule RNA is unlimited, but they are always linked in the same way by a condensation reaction. So let's understand what is the condensation reaction here. So see, दिस इज वन न्यूक्लियोटाइड, इसके अंदर शुगर प्रेजेंट है, नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है. दिस इज अनदर न्यूक्लियोटाइड, ये इसका शुगर है. Here we can see the base and this is the phosphate group. Now you have to consider one thing always while if you want to identify whether it is a RNA or a DNA, किसका basically nucleotide यहाँ पे present है. So you can compare it by seeing this particular hydroxy group. अगर यहाँ पे hydroxy group present है तो ये क्या होगा? हमने already कल discuss किया था. So that basically means this is a RNA. Okay. और अगर यहाँ पे सिर्फ H प्रेजेंट है तो इसका मतलब ये क्या है? डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है, डीऑक्सीराइबोज शुगर हो गया वो. अगर ये OH है तो आरएनए का है, और अगर सिर्फ H है तो ये डीएनए का शुगर है. ठीक है. सो अगर मैं कार्बन्स को मैप करना चाहूँ तो फर्स्ट कार्बन के ऊपर नाइट्रोजन बेस अटैच्ड रहता है, अभी अभी हमने डिस्कस किया. दिस इज द सेकेंड कार्बन, दिस इज द थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन के ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच रहता है. सिमिलरली नीचे वाला जो पर्टिकुलर शुगर मॉलिक्यूल है, इसका ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड है, ये वाला थर्ड है, ये वाला फोर्थ है, ये वाला फिफ्थ है. सो यहाँ पे इसका जो थर्ड कार्बन है ऊपर वाले शुगर का, इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप है. दिस इज कॉल्ड एज अ हाइड्रोक्सी ग्रुप. OH ग्रुप को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्सी ग्रुप. और ये जो नीचे वाला है, इसका फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो अटैच्ड ये फॉस्फेट ग्रुप है,
इन दोनों के बीच में बेसिकली बॉन्डिंग होगी. नाउ इफ वी आर सेइंग कंडेंसेशन, दैट बेसिकली मींस एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज होगा. सो यहाँ पे देखिए इसके पास एक OH है, इसके पास भी एक OH है. सो वी हैव 2 ऑक्सीजन एंड 2 हाइड्रोजन ग्रुप्स. सो अगर इसमें से हम इसके बीच में अगर एक बॉन्ड बनाना चाहते हैं, सो यहाँ से अगर 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स और एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिमूव कर दें, सो H2O इज रिमूव्ड. सो अब सिर्फ एक ऑक्सीजन बचा और ये जो ऑक्सीजन है इसकी वजह से यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा. सो दिस इज बेसिकली द प्रोसेस. और इस बॉन्ड को क्या कहते हैं, कल हमने ऑलरेडी देखा था इसको, इसका नाम बिल्कुल नहीं भूलना है. दिस इज कॉल्ड एज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. ओके, दिस इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, एक वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिलीज हो गया. सो एवरी टाइम वेन एवर वन फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड इज फॉर्मिंग, वन वाटर मॉलिक्यूल इज रिलीज फ्रॉम हियर. सो दिस इज हाउ अ चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विल बी फॉर्म्ड. सो जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है, ये ऑल्दो मैंने इसको मॉडिफाई कर दिया था, बट अगर जो ऑलरेडी डायग्राम इस बुक का बना हुआ है इसको अगर हम देखें तो इसमें एक ही स्ट्रैंड है, ठीक है, और उसके साथ में ये नाइट्रोजन बेसेस अटैच्ड है. सो यही स्ट्रक्चर होता है आरएनए का. आरएनए का जो मॉलिक्यूल है वो जनरली जो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग है वो उसमें इन्वॉल्व नहीं रहता है. ओके, सो लेट्स सी द डीएनए स्ट्रक्चर नाउ. डीएनए का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर डबल हेलिक्स मिलता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है. इट इज मेड ऑफ 2 एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स. सो एंटी पैरेलल का मतलब क्या हो गया? सो एंटी पैरेलल का मतलब हो गया, अगर सपोज एक पर्टिकुलर स्ट्रैंड इस तरह से जा रहा है, अगर इसके जो राइबोज हैं वो इस तरह से प्रेजेंट है, ठीक है, तो जो ऑपोजिट वाला होगा, ठीक है, ये वाला है, इसके बीच में ये फॉस्फेट फॉस्फेट ग्रुप्स की वजह से यहाँ पे ये इनके बीच में बॉन्डिंग रहेगा, ठीक है. सो ये इनका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन है. यहाँ पे इसके नाइट्रोजन बेसेस अटैच्ड हैं और ये कंटिन्यू रहेगा इस तरह से, और ये भी ऊपर की तरफ कंटिन्यूड है. ऑलराइट, सो हियर जो दूसरा ऑपोजिट वाला स्ट्रैंड आएगा उसके अंदर जो शुगर बेसेस होंगे वो उल्टे साइड में ओरिएंटेड रहेंगे, वो इस तरह से प्रेजेंट होंगे, ठीक है. इसका जो नाइट्रोजन बेस है वो यहाँ प्रेजेंट होगा और इसके अंदर जो बेसिकली बॉन्डिंग है वो उल्टी साइड होगी पूरी की पूरी. सो एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं. सो इस तरह से उल्टा ओरिएंटेशन होगा इसका. इसके नाइट्रोजन बेसेस यहाँ पे हैं क्योंकि इसका जो फर्स्ट कार्बन है वो यहाँ पे आ चुका है, ठीक है. इसका सेकेंड कार्बन ये है, थर्ड कार्बन ये है, इसका फिफ्थ कार्बन यहाँ पे आएगा और ये जो ऑक्सीजन जो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड है यहाँ पे बनेगा. सो ये उल्टी डायरेक्शन में चल रहा है. सो एक अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा वाला इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट कॉम्प्लीमेंट्री. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री क्यों कहेंगे? अगर यहाँ पे एडेनिन है तो डेफिनेटली यहाँ पे थाइमीन वाला ही अटैच्ड होगा और इनके बीच में क्या बनेगा? दिस इज वन हाइड्रोजन बॉन्ड. अगर यहाँ पे साइटोसिन है तो यहाँ पे गुआनिन वाला ही न्यूक्लियोटाइड अटैच होगा, सो ट्रिपल बॉन्डिंग. अगर यहाँ पे सपोज गुआनिन है तो यहाँ पे साइटोसिन होगा, ट्रिपल बॉन्ड. ओके, एंड दिस विल बी एग्जैक्ट 180 डिग्री एंगल, इसके अंदर कोई भी डिस्टॉर्शन नहीं होता है. एंड दिस इज हाउ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज टेकिंग प्लेस. और जो एंटी पैरेलल स्ट्रैंड्स है उसका मतलब यहाँ पे आई होप अब क्लियर हो चुका है. सो दिस इज हाउ डीएनए के अंदर 2 स्ट्रैंड्स इन्वॉल्व रहते हैं और ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल्स हैं कैसे होते हैं? एंटी पैरेलल होते हैं. ऑलराइट, सो डीएनए इज कंपोज्ड ऑफ स्ट्रैंड्स ऑफ पॉलीमर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. सो दिस वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड. पॉलीमर्स का मतलब बहुत सारे मोनोमर्स जुड़ करके चेन बना रहे हैं एंड दे आर फॉर्मिंग पॉलीमर्स. एंड इस तरह के 2 स्ट्रैंड्स होंगे जो कि एंटी पैरेलल होंगे. द पेंटोज शुगर इन ईच न्यूक्लियोटाइड इज डीऑक्सीराइबोज. अनदर पॉइंट टू बी नोटिस्ड. सो डीऑक्सीराइबोज का मतलब है ये वाला जो पर्टिकुलर OH ग्रुप है इसकी जगह सिर्फ H प्रेजेंट होगा. डीऑक्सी मतलब ऑक्सी यहाँ से रिमूव हो चुका है. एंड द बेसेस आर एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन. ये 4 बेसेस यहाँ पे प्रेजेंट होंगे. A DNA molecule consists of 2 strands of nucleotide links to each other by their bases. The links between the bases are hydrogen bonds. जो लिंक यहाँ पे बन रहे हैं ये जो पर्टिकुलर लिंक्स हैं, these are called as hydrogen bonds. So here we can say ये
शुगर फॉस्फेट बैकबोन है डीएनए का, और इसके अंदर से अंदर की तरफ क्या निकल रखे हैं, ये शुगर जो सॉरी नाइट्रोजन बेसेस हैं वो शुगर के ऊपर अटैच्ड हैं, और इनके अंदर आपस में दोनों स्ट्रैंड्स के जो नाइट्रोजन बेसेस हैं उनके अंदर वी कैन सी द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हियर. So this is how we can see the complementary structure of both the DNAs. राइट और ये जो स्ट्रक्चर है हेलिकल रहता है बिकॉज ऑफ द बैकबोन, जो शुगर बैकबोन है वो इसका जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर इस तरह के जो ट्विस्ट हैं वो डाल देती है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड फॉर्मेशन. बॉन्ड थोड़े से एंगल पे बनता है जिसकी वजह से कांस्टेंट जो है हेलिकल स्ट्रक्चर ऑटोमेटिकली बन जाता है. नाउ एक्वस कंडीशन में ये जो हेलिकल स्ट्रक्चर है ये एज सच रहेगा, लेकिन अगर सपोज वाटर की डेफिशिएंसी होने लगी तो ये जो स्ट्रक्चर है डिस्टॉर्ट होने लगेगा धीरे धीरे. सो एक्वस कंडीशन के अंदर इस तरह का हेलिकल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. Now, adenine only forms hydrogen bonds with thymine and guanine forms with cytosine. The result of complementary base pairing, AT complements each other by forming base pairs and similarly GC complements each other by forming pairs. Okay, so जो आपस में pairing है उनका that is complementary. So here we can see जो मैं बता रही थी एंटी पैरेलल जो स्ट्रैंड्स हैं दोनों के दोनों राइट एक इस डायरेक्शन में जा रहा है और एक इस डायरेक्शन में जा रहा है, और इनके अंदर जो पर्टिकुलर यू कैन से जो इनके नाइट्रोजन बेसेस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी सीन हियर. जो डीएनए का मॉलिक्यूल है वो हेलिकल शेप का होता है, कॉइल स्ट्रक्चर होता है इसका, और इसका जो डायामीटर है मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो डायामीटर होता है दैट इज 2 नैनोमीटर्स. इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा 2 नैनोमीटर्स. बिकॉज ऑफ द 2 स्ट्रैंड्स डीएनए इज डबल हेलिक्स. ओके एंड इसका जो स्ट्रक्चर है ऑलरेडी हम देख चुके हैं. सो आई होप डीएनए का स्ट्रक्चर अच्छे से अब क्लियर है. नाउ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग बिटवीन द एंटी पैरेलल डीएनए we can see here. Now differences between DNA and RNA really important and very very interesting. Until now I hope सब कोई अच्छे से clear हो गए हैं क्या क्या differences हैं. You can pause the video and write note down somewhere कि कौन कौन से differences आपको याद हैं, and then you can continue with the video. There are usually 2 polymers of nucleotides in DNA whereas there is only 1 in RNA. सो यहाँ पे जो डीएनए स्ट्रक्चर है उसके अंदर 2 पॉलीमर्स हैं जैसे कि अभी हमने देखा. सो इस तरह से डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होगा डीएनए का. 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट है, वन इज दिस स्ट्रैंड एंड वन इज दिस स्ट्रैंड. जबकि आरएनए के अंदर क्या होगा एक सिंगल जो स्ट्रक्चर एक सिंगल स्ट्रैंड इस तरह से प्रेजेंट होगा, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं देखने को मिलेगा. सो दिस इज द फर्स्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू कि जो डीएनए है वो डबल हेलिकल होता है. सो डीएनए का जो स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह से होगा, जबकि आरएनए जो है वो सिंगल एक ही पॉलीमर होगा. नाउ द पॉलीमर्स ऑफन रेफर टू एज स्ट्रैंड. सो डीएनए इज डबल स्ट्रैंडेड एंड आरएनए इज सिंगल स्ट्रैंडेड. द 4 बेसिस इन डीएनए आर कौन कौन से हैं, एडेनिन, साइटोसिन, गुआनिन एंड थाइमिन. और जो आरएनए है उसके अंदर बस थाइमिन को कौन रिप्लेस कर लेता है, यूरेसिल. सो यहाँ पे साइटोसिन, गुआनिन एंड यूरेसिल इज प्रेजेंट विद एडेनिन. सो यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है वो सिर्फ थाइमिन और यूरेसिल में है, बाकी तीनों के तीनों जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं दे आर द सेम. द पेंटोज शुगर विद डीएनए इज डीऑक्सीराइबोज. सो डीऑक्सीराइबोज के अंदर यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन ग्रुप गायब हो चुका है. जबकि राइबोज शुगर जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है उसके अंदर यहाँ पर भी OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है. Alright, now deoxyribose has fewer oxygen atoms than ribose. So ribose से deoxyribose के पास एक ऑक्सीजन एटम कम रहेगा. The full name of DNA RNA is based on the sugar in them. So इसीलिए जो DNA का शुगर है उसको डीऑक्सीराइबोज कहते हैं, इसी वजह से इसका नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड पड़ा है. एंड आरएनए का नाम क्योंकि उसके पास राइबोज शुगर है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड वी कॉल इट. So now let's understand what is the role of complementary base pairing in allowing genetic information to be replicated and expressed. So किस तरह से complementary base pairing की वजह से जो genetic information है वो exactly replicate की जाती है और express की जाती है और next generation के अंदर उसको pass on किया जा सकता है. In DNA the adenine can only pair with thymine.
सो डीएनए के अंदर एडेनिन सिर्फ थाइमीन के साथ पेयर कर सकता है और थाइम जो साइटोसिन है वो सिर्फ गुआनिन के साथ पेयर कर सकता है, और इसी को कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कहा जाता है, जिससे कि डीएनए मॉलिक्यूल का एक एग्जैक्ट कॉपी बनाया जा सकता है। और इसका जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रैप्लिकेशन। रैप्लिकेशन के अंदर बेसिकली जो दो डबल स्ट्रैंड्स हैं, जो दोनों के दोनों डीएनए के हेलिकल स्ट्रक्चर्स हैं, जो दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं, और जो दोनों स्ट्रक्चर्स हैं वो एक पेरेंटल स्ट्रैंड की तरह काम करते हैं, और उनके ऊपर एक नए स्ट्रैंड का सिंथेसिस होता है, जो कि एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी बनती है उसकी, जो ऑलरेडी सीक्वेंस ऑफ जो भी न्यूक्लियोटाइड्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो नाउ कंसिडर यहाँ पे पहले गुआनिन था और इसका पेयर किसके साथ था, साइटोसिन के साथ। अब गुआनिन और साइटोसिन दोनों सेपरेट आउट हो चुके हैं। अब जब नया स्ट्रैंड बनेगा तो साइटोसिन के साथ अगेन जो नया न्यूक्लियोटाइड आके अटैच होगा दैट विल बी गुआनिन। सो यहाँ पे जीसी वाला जो कॉम्बिनेशन है वापस बन चुका है। नाउ सी हियर अगेन यहाँ पे गुआनिन प्रेजेंट है, तो इसके साथ में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री वाला न्यूक्लियोटाइड ही अटैच होगा, तो यहाँ पर भी सी ही आके अटैच होगा। सो डेफिनेटली यहाँ पे भी जीसी और यहाँ पे भी जीसी, और ऑलरेडी जो पेरेंटल स्ट्रैंड था उसके पास भी जीसी था। सो इन द सिमिलर मैनर एग्जैक्ट वी कैन सी हियर ये का ये यहाँ पे प्रेजेंट है, तो किस तरह का एक्यूरेट कॉपी जो है वो बन पा रही है। दोनों की दोनों जो कॉपीज हैं दे आर एग्जैक्टली द सेम, एंड दैट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग। इसकी वजह से अब जो दो नए स्ट्रैंड्स बनने वाले हैं उनके अंदर किस तरह से सिचुएशन होगी। सो पहले सपोज ये पेरेंटल स्ट्रैंड था, ठीक है। अब जो नए स्ट्रैंड बनेंगे, जो डॉटर स्ट्रैंड बनेंगे, उसमें एक एक जो स्ट्रैंड होगा वो तो क्या होगा, पेरेंटल होगा, और जो नया वाला स्ट्रैंड उसके अंदर अटैच हुआ है वो कैसा होगा। सो दिस इज द पेरेंटल स्ट्रैंड, और ये जो है नया वाला जो स्ट्रैंड बना है वो इसके अंदर है, और इसका जो नया वाला स्ट्रैंड बना है वो ये वाला है। सो दिस इज हाउ जो डॉटर सेल्स के अंदर डीएनए जाने वाला है उसके पास में एक तो क्या होगा, न्यू स्ट्रैंड होगा जो कि अभी अभी बना है, और ये जो न्यू स्ट्रैंड है किसके बेसिस पे बना है, जो ओल्ड या पेरेंटल स्ट्रैंड था, पेरेंटल स्ट्रैंड के बेसिस पे उसको रीड करके नए स्ट्रैंड को बनाया गया है, जिसकी वजह से जो पर्टिकुलर पेरेंटल डीएनए था, पेरेंटल डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी, दो कॉपीज यहाँ पे बन चुकी हैं। सिमिलरली यहाँ पे ये वाला न्यू स्ट्रैंड है, और जो रेड वाला है दैट इज द पेरेंटल स्ट्रैंड। अब ये जो दोनों के दोनों डीएनए हैं ये डिफरेंट डिफरेंट, आफ्टर रेप्लिकेशन इज कंप्लीटेड उसके बाद में जो सेल डिवीजन है वो चालू होता है, और उसकी वजह से सपोज दिस वाज द पेरेंटल सेल, तो अब ये जो पर्टिकुलर दोनों हैं दीज आर द डॉटर सेल्स। तो दोनों डॉटर सेल्स के पास में पेरेंटल जो सेल है उसकी एग्जैक्ट जो डीएनए की कॉपीज हैं वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से बिल्कुल पेरेंटल जैसा ही जो सेल का फंक्शनिंग, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, ठीक है, उसका फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब वो दिखता कैसा है, ऑलमोस्ट चीजें सिमिलर होंगी। स्लाइट डिफरेंसेस इन डीएनए, थोड़े बहुत जो डिफरेंसेस होते हैं उसकी वजह से वी कैन सी कि थोड़ा बहुत वेरिएशन हमेशा रहता है। जैसे अगर एक सिस्टर और ब्रदर भी हैं तो उनका फेस भी एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, बिकॉज दोनों पेरेंट्स से थोड़ा थोड़ा डीएनए यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूट हो रहा है, जिसकी वजह से डिफरेंसेस होते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी कैन सी बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग we can see exact copy of DNA is formed and sent to the newly formed daughter cells. Each nucleotide that is added must be carrying the base of its complementary to the next base, the template strand. That means the newly synthesized strand on each of the two template strands should have exactly the same base sequence as other template strand. सो रेप्लिकेशन के अंदर चेंजेस होते हैं, ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल इनटू टू आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल्स, ईच ऑफ द स्ट्रैंड फॉर्म द ओरिजिनल मॉलिक्यूल एंड वन न्यू स्ट्रैंड। सो इसी की वजह से इस रेप्लिकेशन की प्रोसेस को सेमी कंजर्वेटिव कहा जाता है। सो वी कैन सी हियर आधा जो डीएनए है वो पेरेंट वाला कंजर्व्ड है, और बाकी आधा जो है नया नया बना है। सो दैट इज व्हाई वी कॉल रेप्लिकेशन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन फर्स्ट ऑफ ऑल। और जो रेप्लिकेशन है वो कैसा प्रोसेस है, सेमी कंजर्वेटिव। रिमेंबर दिस वर्ड, वन वर्ड क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है, सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस है रेप्लिकेशन, ओके।
सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कंसिस्ट ऑफ सेक्शंस ऑफ डीएनए कॉल्ड जीन्स। अब जो पूरा का पूरा जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, मतलब जितना भी बड़ा पूरा का पूरा जो जेनेटिक मटेरियल है, सपोज इतना बड़ा ये जेनेटिक मटेरियल है, जिस जो वी आर कंसिडरिंग इट एज ये डबल हेलिकल डीएनए स्ट्रक्चर है पूरा का पूरा। सो इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके ऊपर जीन्स प्रेजेंट होंगे। सो इस तरह से छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं जिनको हम जीन्स कहते हैं। सपोज दिस इज जीन नंबर 1, इसको स्टार्ट कैसे करना है, स्टॉप कैसे करना है, उसके लिए रेगुलेशन के लिए बहुत सारी चीजें यहाँ पे प्रेजेंट होगी जो कि इसको रेगुलेट करेंगे कि कब इस जीन को स्विच ऑन करना है, कब इसको स्विच ऑफ करना है। वो जो सीक्वेंसेस हैं वो भी ये डीएनए के सीक्वेंसेस ही हैं जो कि डिसाइड करते हैं। सो इसी तरह से इसके ऊपर मल्टीपल जीन्स प्रेजेंट होंगे। ऑलराइट, सो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि प्रेजेंट है वो जीन्स के ऊपर प्रेजेंट है। हर एक जीन के पास अपनी जो है एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होती है किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, एक जीन है वो डिसाइड करके जाएगा कि जो नोज का शेप है वो कैसा होने वाला है। ठीक है, सो किसी का नोज शेप जो है दैट माइट बी, यू कैन से वेरी सिंपल, यू कैन से कि बहुत ही तीखी सी नाक है किसी की पकौड़े जैसी नाक है। सो दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय द जीन्स प्रेजेंट हियर। अगर सपोज हम जीन 2 की बात करें एंड इफ इट डिसाइड्स द आई कलर, सो किसी का जो आई कलर है दैट इज ब्लैक, किसी का जो आई कलर है दैट इज ब्लू, किसी का आई कलर है ब्राउन। सो दैट इज ऑल डिसाइडेड बाय दीज जीन्स कि पेरेंट से एग्जैक्टली जो डॉटर सेल है उसके पास में कौन से वाले जो जीन्स हैं वो आए हुए हैं। सो ऑल दीज आर डिसाइडेड बाय द दीज पर्टिकुलर जीन्स, और इनके ऊपर कौन सी इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है, ये जो जीन है किस तरह के आई कलर वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको एक्सप्रेस करेगा, उसी तरह का आई कलर उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर बनने वाला है। व्हेन द इंफॉर्मेशन ऑफ द जीन हैज एन इफेक्ट ऑन द सेल, दिस इज कॉल्ड जीन एक्सप्रेशन। सो अगर किसी का ब्लू आईज एक्सप्रेस हो रहे हैं तो उसी को जीन एक्सप्रेशन कहेंगे। द फर्स्ट स्टेज इन एक्सप्रेसिंग अ जीन इज कॉपिंग ऑफ इट्स बेस सीक्वेंस, बट द कॉपी इज मेड ऑफ आरएनए रेदर देन ऑफ डीएनए। तो भाई जब जीन एक्सप्रेशन हो रहा होता है, सो दो तरह की बातें हैं। जब एक पर्टिकुलर सेल है उसको डिवाइड होना है तो इसका जो भी जेनेटिक मटेरियल है उसकी कॉपी बनेगी, और जो दो डॉटर सेल्स हैं उनके अंदर एग्जैक्ट जो कॉपी है वो चली जाएगी। अब ये ऑलरेडी डॉटर सेल बन चुका है, इस डॉटर सेल के अंदर अब जो भी एक्सप्रेशन होना है वो इस डीएनए से। सो ये जो प्रोसेस है डीएनए से डीएनए बनने वाला, तो जब डीएनए से अगर डीएनए ही बन रहा है, अगर उसकी कॉपीज बन रही हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, रेप्लिकेशन। जब हम जीन एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं तो डीएनए से क्या बनेगा, डीएनए से बनेगा पहले आरएनए। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। ये सब प्रोसेसेस आपके आगे आने वाली हैं। और आरएनए से अल्टीमेटली प्रोटीन बनता है, और डीएनए का जो अल्टीमेट प्रोडक्ट है, प्रोटीन क्या है, अल्टीमेट प्रोडक्ट है जो कि अपना अफेक्ट शो करता है। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन। ये तीन इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इन सभी को हम क्या कहते हैं, सेंट्रल डोगमा ऑफ लाइफ। सो यू कैन से डीएनए से डीएनए बन रहा है, और डीएनए से बेसिकली आरएनए बन रहा है, आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। सो अल्टीमेटली जो बनना है प्रोडक्ट वो क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन है जो कि डिसाइड करता है डिफरेंट डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनको, जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो कौन है, प्रोटीन्स है। सो प्रोटीन्स बहुत तरह के हो सकते हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हो सकते हैं या फिर एंजाइम्स हो सकते हैं। ये सब के सब प्रोटीन जो है अलग अलग जो फीचर्स हैं किसी भी पर्सन में उनको डिसाइड करके जाते हैं। ओनली वन ऑफ द टू डीएनए स्ट्रैंड्स इज यूज्ड एज अ टेम्पलेट फॉर दिस। सो कोई भी जो दोनों स्ट्रैंड्स है किसी एक को पर्टिकुलरली यहाँ पे टेम्पलेट की तरह यूज किया जाता है। सो हम कौन सी प्रोसेस की यहाँ बात करें, ट्रांसक्रिप्शन की। ट्रांसक्रिप्शन में जैसे अगर डीएनए है उसके दो स्ट्रैंड्स हैं, तो किसी एक स्ट्रैंड को जो है टेम्पलेट मान के उसका कॉम्प्लीमेंट्री एग्जैक्ट कॉपी बनेगा, एक एमआरएनए बनेगा। ठीक है, और इस एमआरएनए से बेसिकली क्या बनता है, फिर प्रोटीन बनता है। सो डीएनए से एमआरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, डीएनए से आरएनए या एमआरएनए बनने के प्रोसेस को क्या कह रहे हैं, ट्रांसक्रिप्शन। और एमआरएनए से प्रोटीन बनने का जो प्रोसेस है, एमआरएनए से जो प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन। सो बेसिकली तीन प्रोसेसेस हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। रेप्लिकेशन जिसमें डीएनए से डीएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसलेशन जिसमें आरएनए से प्रोटीन बन रहा है। Now let's see further.
This process of making RNA copy of is called as transcription. So I hope it is clear now. So RNA is produced by transcription, may have regulatory or structural role in the cell. It may be used in protein synthesis. प्रोटीन सिंथेसिस में अगर इसको यूज लिया जा रहा है तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसलेशन. एक प्रोटीन सिंथेसाइज करने के लिए जो आरएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है, इट इज ट्रांसलेटेड इनटू अमाइनो एसिड सीक्वेंस. सो बेसिकली जो प्रोटीन्स हैं वो क्या होते हैं, अमाइनो एसिड्स के पॉलीमर्स हैं. सो जैसे कि अभी अभी हमने देखा जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड्स के पॉलीमर्स होते हैं, उसी तरह से जो प्रोटीन्स हैं उनके अंदर किसकी मल्टीपल कॉपीज है. सो सपोज ये एक अमाइनो एसिड, ये दूसरा अमाइनो एसिड, ये तीसरा अमाइनो एसिड, ये नेक्स्ट वाला अमाइनो एसिड, ये किसके पॉलीपेप्टाइड हो गए, अमाइनो एसिड के, और इसको क्या कहेंगे, प्रोटीन कहेंगे. उसी तरह से जैसे कि अभी अभी हमने देखा जो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स, यू कैन से न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में जो इस तरह के पॉलीमर्स बन रहे थे वो क्या बना रहे थे, बेसिकली आरएनए या फिर डीएनए बना रहे थे. सिमिलरली प्रोटीन्स के अंदर अमाइनो एसिड के पॉलीमर्स प्रेजेंट होंगे. ओके, अगेन कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इज इन्वॉल्व. सो यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का इन्वॉल्वमेंट होता है. ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन जो है पूरी तरह से डिस्क्राइब यहाँ पे टॉपिक D1.2 में किया हुआ है. सो आपके इसी बुक के अंदर आगे जा करके ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो आने वाला है. नाउ डाइवर्सिटी ऑफ पॉसिबल डीएनए सीक्वेंसेस एंड इट्स लिमिटलेस कैपेसिटी ऑफ डीएनए फॉर स्टोरिंग इंफॉर्मेशन. सो डीएनए की जो बेस पेयर्स हैं या जो सीक्वेंसेस हैं उनके अंदर काफ़ी सारा जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो रहा है, और इस डीएनए का जो सीक्वेंस है उसके अंदर जो डाइवर्सिटी है उसी की वजह से काफ़ी सारे जो वेरिएशंस हैं हमें देखने को मिलते हैं. स्टिल अगर बहुत ज़्यादा वेरिएशन भी हो जाएगा तो जो स्पीशीज़ है वो ही चेंज हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फीचर्स में चेंज हो जाएगा, लेकिन बहुत स्लाइट डिफरेंसेस होते हैं. सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ वेरी स्लाइट डाइवर्सिटी. बहुत थोड़े थोड़े से डिफरेंसेस डीएनए के अंदर होते हैं बिटवीन टू इंडिविजुअल्स अगर हम कंपेयर करें. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है इन द बेस सीक्वेंसेस ऑफ वन ऑफ द टू स्ट्रैंड. सो बेसिकली जो सीक्वेंस है AGCT का, जो चारों बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स हैं उसका जो कॉम्बिनेशन है कि क्या सीक्वेंस एग्जैक्टली प्रेजेंट है. सपोज एक डीएनए है जिसके अंदर AGCC, सो इस तरह से एंड सो ऑन, क्या सीक्वेंस एग्जैक्टली है इन न्यूक्लियोटाइड्स का, यही डिसाइड करता है पर्टिकुलर डीएनए के फीचर्स को. अब यहाँ पे अगर हम देखें देर आर 4 पॉसिबिलिटीज फॉर ईच बेस इन द सीक्वेंस. अगर एक सीक्वेंस में कोई एक पोजीशन को अगर हम लेके चलें कि इस पोजीशन पे क्या आएगा, तो कितनी पॉसिबिलिटी बन रही है, ओनली 4 पॉसिबिलिटीज है कि या तो A आ सकता है, या G आ सकता है, या C आ सकता है, या T आ सकता है. सो वी कैन से देर आर 4 पॉसिबिलिटीज अगर हम एक साइट पे बात करें. अगर हम 2 की बात कर रहे हैं, अगर सपोज यहाँ पे TT का कॉम्बिनेशन आने की क्या पॉसिबिलिटी है, कितने चांसेस हैं. सो बेसिकली T के साथ में हो सकता है A आ जाए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे G आ जाए, C आ जाए, या फिर इस T की जगह AGC आ जाए. तो इस तरह से निकालने के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, 4⁻², क्योंकि 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स हैं. सो हर एक पोजिशन पे जो एक न्यूक्लियोटाइड है उसके आने की 4 पॉसिबिलिटी है, यहाँ पे भी उसके आने की 4 पॉसिबिलिटी है. और अगर दोनों को सीक्वेंस में हमें देखना है, कोई एग्जैक्ट एक सीक्वेंस देखना है, सपोज AA की अगर हमें पॉसिबिलिटी देखनी है तो कितनी पॉसिबिलिटी होगी, 16, 1 आउट ऑफ 16, यू कैन से 1 out of 16 possibility is this, and 1 out of 16 possibility is this, 1 out of 16 possibility is this. Similarly जो ट्रिपलेट कोड है जो कि बेसिकली एक अमाइनो एसिड को कोड करता है, जिसको हम आगे समझेंगे, तो उसके अंदर क्या है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स मिल करके एक अमाइनो एसिड को कोड करते हैं. सो अगर हम 3 बेसिस की बात करें कि सपोज GCC, इसके एक साथ आने की क्या पॉसिबिलिटी है. सो यहाँ पर G आने की पॉसिबिलिटी 1 in 4 है, C आने की पॉसिबिलिटी 1 in 4 है, और यहाँ पे भी C आने की पॉसिबिलिटी 1 in 4 है. सो इन तीनों को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे. सो 1 in 64 पॉसिबिलिटी है कि GCC का सीक्वेंस आ जाए. सो देर आर 4⁻³ 64 पॉसिबिलिटीज होंगी, जिसमें से एक पॉसिबिलिटी है कि ये या फिर ये या फिर ये, और सो ऑन, कोई भी एक एग्जैक्ट
3 का जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनका सीक्वेंस आ जाए। उसी तरह अगर हम n बेसिस की बात करें, सपोज मैं 10 या फिर 20 बेसिस का एक सीक्वेंस है उसकी पॉसिबिलिटी की बात करूं तो 4 टू द पावर n से हम निकाल सकते हैं एनी पॉसिबल सीक्वेंस कि ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है इसके क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। सो दिस इज अ टॉपिक ऑफ प्रोबेबिलिटी यू कैन से। अगर आपने मैथ्स में पढ़ा है तो प्रोबेबिलिटी जैसा सा कुछ ये टॉपिक है। अगर n बढ़ेगा तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा कम होती जाएंगी। जितने ज़्यादा बेस का जो एक सीक्वेंस है हम बड़ा करते जाएंगे उतनी ही पॉसिबिलिटीज जो है वो कम होती जाएंगी। Now, DNA molecules can be any length, adding to potential diversity of base sequences. The range of possible sequences is effectively limitless, which is an ideal feature for information storage system. So here we can see sperm in a DNA delivery system. These human sperm cells each contain 3.3 picograms of DNA with a total length of about 2 meters and over 3 billion base pairs in total. So अगर हम एक sperm की बात करें तो sperm के अंदर जो particular chromosomes हैं उसका set सिर्फ एक होता है, n होता है। अदरवाइज so basically जो sperm के cells हैं उसके अंदर जो genetic material होगा that will be haploid, मतलब हर एक जो पर्टिकुलर जीन है उसकी एक एक ही कॉपी प्रेजेंट होगी। नॉर्मली जो सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में, जो सेल्स प्रेजेंट है वो जनरली कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। ठीक है। सो अगर हम एक स्पर्म के सेल को स्टडी कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 मीटर्स लॉन्ग इसका डीएनए है, मतलब हैप्लॉइड, मतलब अगर हर एक क्रोमोसोम को हम जो डीएनए है उसका एक के पीछे एक इस तरह से लगाते जाएं तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी डीएनए की वो कितनी है, 2 मीटर्स लॉन्ग। इतना लंबा डीएनए सीक्वेंस ओवरऑल एक कॉपी का होता है। तो अगर हम डिप्लॉयड सेल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर्स हो जाएगा। अगर हम देखें कि उसके अंदर कितने बेसेस प्रेजेंट हैं तो एक कॉपी अगर हैप्लॉइड सेल को हम देख रहे हैं तो उसके अंदर कितने टोटल 3 बिलियन बेस पेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, 3 बिलियन बेस पेयर्स हैं। तो अगर हम एक डिप्लॉयड सेल को देखेंगे तो कितने हो गए, 6 बिलियन बेस पेयर्स उसके अंदर प्रेजेंट होंगे। बेस पेयर्स का मतलब हो गया एक न्यूक्लियोटाइड को हम एक बेस पेयर कहते हैं, तो 3 बिलियन जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनका पॉलीमर यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, एक ही पॉलीमर नहीं होता, जैसे ह्यूमंस के अंदर टोटल कितने होते हैं, 23 जो डिफरेंट डिफरेंट सेट्स होते हैं ऑफ क्रोमोसोम्स। सो 22 जिसमें से ऑटोजोम्स होते हैं और 23rd जो सेट है वो सेक्स क्रोमोसोम्स का होता है। मेल्स के अंदर XY और जो फीमेल्स हैं उसके अंदर XX होता है। सो दिस इज द बेसिक डीएनए जिसकी हमने अभी बात की है। सो लेट्स सी दिस डाटा बेस्ड क्वेश्चन ऑफ डीएनए लेंथ्स। सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन, इन होमोसेपियंस द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम, इन होमोसेपियंस द स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम एंड देयरफॉर द शॉर्टेस्ट डीएनए मॉलिक्यूल इज वाई। सो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था जो टोटल ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं वो कितने होते हैं, 22 तो होते हैं ऑटोजोम्स। ठीक है, ऑटोजोम्स के सेट होते हैं। ओके, एंड जो 23rd सेट होता है, 23rd जो सेट है वो अगर हम बात कर रहे हैं मेल की तो मेल के अंदर वो सेट क्या होगा, XY का। और अगर हम फीमेल में देख रहे हैं तो ये 23rd जो सेट होगा वो होगा XX का। तो सबसे जो छोटा क्रोमोसोम होता है वो मेल का Y क्रोमोसोम होता है और इसके अंदर कितने टोटल बेस पेयर्स हैं, सो इट इज some millions of base pairs. So 57,227,415 base pairs यहाँ पे present है. Assuming that the human genome is 3.08 billion base pairs in total, what is the percentage of Y chromosome that it contains? तो भाई इसको थोड़ा solve करना पड़ेगा. I guess this is 0.057 billion, right? And total जो base का टोटल बेसिस जो है दैट इज 3.08 बिलियन इन दिस पर्टिकुलर वाई क्रोमोसोम। सो भाई यहाँ पे जो इतने बिलियन बेसिस हैं इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो यहाँ पे जो इसका परसेंटेज है वो निकल आएगा। सो इट इज समवेयर अराउंड 1.85%। सो टोटल जो क्रोमोसोम का पूरा सीक्वेंस है, ठीक है, टोटल जो क्रोमोसोम का लेंथ है उसमें जो वाई क्रोमोसोम है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 1.85%, being the smallest chromosome present in the cell. Okay, so the bacterium, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। द बैक्टीरियम
Carsonella rudei has just 1,73,904 base pairs in its genome, with an estimate of 224 genes. Of these, 194 codes for proteins. A surprisingly low 7.3% of the bases are guanine. तो guanine bases कितने? 7.3%. Calculate the percentage of bases that are adenine, cytosine and thymine. सो बच्चों इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में वापस. एंड नाउ वन इम्पॉर्टेंट थिंग टू नोटिस इज, हमेशा जो गुआनिन है वो किसके साथ में कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग में रहेगा डीएनए के अंदर? हमेशा साइटोसिन के साथ. तो जितना परसेंट गुआनिन है उतना ही परसेंट कितना क्या रहेगा? साइटोसिन रहेगा. बिकॉज जी हमेशा बाउंड रहेगा सी के साथ में, इसके अलावा जी और कहीं प्रेजेंट होगा ही नहीं. तो अगर 7.3% गुआनिन है तो साइटोसिन भी एग्जैक्टली 7.3% ही होगा. सो गुआनिन इज 7.3%, साइटोसिन विल बी 7.3%. तो दोनों का अगर हम परसेंटेज देखें तो कितना हो गया? 14.6%. अब बाकी जितना भी बचा है 100 माइनस 14.6% हम करके देख लेंगे, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि बाकी का जो बचा हुआ है वो क्या है. डेफिनेटली जो एडेनिन और थाइमिन है वो प्रेजेंट होगा. सो उसका भी इक्वल इक्वल शेयर होगा. सो हम करके देख लेंगे 100 माइनस 14.6, तो इसका जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 85.4. और अगर हमें अकेले अकेले एडेनिन और थाइमिन का देखना है तो इसको हम कर देंगे डिवाइडेड बाय 2. So the answer will be somewhere around, how much will it come? So this will be somewhere around 42.7%. So 42.7% ही क्या होगा? थाइमीन होगा. और 14.7% ही क्या होगा? एडेनिन भी होगा. सो इस पर्टिकुलर सेल के अंदर जो गुआनिन और साइटोसिन है वो 7.3% है. थाइमीन और एडेनिन जो है 42.7 है. आई होप इट इज क्लियर. सिमिलर क्वेश्चन माइट कम इन योर एग्जाम्स एंड उसको आपको सॉल्व करना आई होप अब आ गया होगा. सीइंग द नेक्स्ट वन, canine सर्कोवायरस has a genome of 2063 bases with 2 protein coding gene. भाई इसके पास जो यू कैन से जो पर्टिकुलर जो इसका जीनोम है वो इतना बेसिस है जिसके पास 2 प्रोटीन कोडिंग जीन्स हैं. अ टाइप ऑफ वायरस हैज अ प्रोटीन कोड एंड इज ओनली 17 नैनोमीटर्स इन डायमीटर. ये एक वायरस है जिसके पास छोटा सा जीनोम है जो सिर्फ 2 प्रोटीन्स को कोड करता है. 2 ही जीन्स है इसके पास. और जो इसका प्रोटीन कोड है, सो बेसिकली जो वायरसेस हैं उनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सपोज ये एक वायरस है, इसके पास बाहर एक प्रोटीन कोट होगा और इसके अंदर सिर्फ इसका जो पर्टिकुलर डीएनए या आरएनए के फॉर्म में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा. अब यहाँ पर जो इसका जीनोम है वो सिर्फ इतना बेसिस का है और इसके अंदर जो प्रोटीन कोट है वो 17 नैनोमीटर है डायमीटर में. इट्स जेनेटिक मटेरियल इज सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए. सो दैट इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी. डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में मिल सकता है वायरसेस के अंदर. इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि जो आरएनए है वही हो सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में. डीएनए भी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में वायरसेस के अंदर मिलता है. सो जस्ट वन एडवांटेज एंड वन डिसएडवांटेज ऑफ दिस डीएनए बीइंग सिंगल स्ट्रैंडेड. तो भाई जो डीएनए है वो सिंगल स्ट्रैंडेड है तो एक छोटा सा जो इसका प्रोटीन कोट है उसके अंदर आराम से अकोमोडेट हो जाएगा. जैसा कि अभी हमने देखा था डबल स्ट्रैंडेड जो डीएनए है उसका जो स्ट्रक्चर जो साइज होता है वो कितना होता है? उसकी जो विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर होती है. अगर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होगा तो उसकी विड्थ कितनी होगी? 1 नैनोमीटर. तो 1 नैनोमीटर इस 17 नैनोमीटर के प्रोटीन कोट के अंदर आराम से अकोमोडेट हो जाएगा. तो एक ये एडवांटेज हो गया. ठीक है, आराम से इसके अंदर ये कैरी हो सकता है. अब इसका जो एक डिसएडवांटेज बताना है तो बच्चों, जब भी सिंगल स्ट्रैंडेड फॉर्म में डीएनए होगा और अगर वो अपने होस्ट सेल के अंदर इसको इंटीग्रेट करता है या कोई भी दूसरा सेल अगर उसकी एंजाइम्स यहाँ पे अटैक कर पाए तो उस कंडीशन में डीएनए को क्या कर देंगे? डाइजेस्ट कर देंगे, जल्दी ब्रेक हो जाएगा. डबल स्ट्रैंडेड की बजाय सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को जो एंजाइम्स है वो ज्यादा इजीली डाइजेस्ट कर देते हैं. सो दैट इज वन डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग सिंगल स्ट्रैंडेड. सो दोनों की दोनों चीजें हमने देख ली. Now, next question. Bacteria can store genetic information in small circular DNA molecule called plasmid. तो भाई जो बैक्टीरिया होते हैं उनके पास में अपना खुद का एक तो जीनोम, एक जेनेटिक मटेरियल होता है, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा
जो यू कैन से डीएनए उसके पास में प्रेजेंट रहता है उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। तो सपोज अगर ये एक बैक्टीरिया है और ये इसका खुद का जेनेटिक मटेरियल है, तो उसके अलावा एक छोटा सा प्लाज्मिड के फॉर्म में और छोटा सा एक्स्ट्रा डीएनए इसके पास प्रेजेंट हो सकता है, जिसको प्लाज्मिड कहा जाता है। अब इस प्लाज्मिड के अंदर कितने बेस पेयर्स हैं, 1440 बेस पेयर्स हैं इस बैक्टीरिया के अंदर। एसिटोबैक्टर पेस्चुरेंस के अंदर द मेन क्रोमोसोम जो है इसका दैट इज 3.155 मेगा बेस पेयर्स। तो ये काफी बड़ा है, उससे कंपैरेटिवली वी कैन सी कितना ज्यादा छोटा है प्लाज्मिड का डीएनए। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ प्लाज्मिड लेंथ ऑफ मेन क्रोमोसोम, तो भाई इसको फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। सो कितना हो जाएगा ये ऑलमोस्ट, सो लेट्स जस्ट सी। इसको अगर सॉल्व करना है तो यहाँ कर लेते हैं। सो 1440 बेसिस, तो 1440 बेसिस कितना रेशियो हो जाएगा इसका, 3.15 है, तो 3.155 इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 2 बार 1000 से, तो एक बार हो गया, एक बार और हो गया, ठीक है। सो अब इसका रेशियो हमें निकालना है पहले किसका, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लेंथ ऑफ प्लाज्मिड एंड लेंथ ऑफ मेन क्रोमोसोम। तो ऊपर हम लिखेंगे प्लाज्मिड का जो है लेंथ, सो 1440 डिवाइडेड बाय दिस, ओके। सो इसका जो रेशियो है वो निकल आएगा। सो इसको डिवाइड करके इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो हम निकाल सकते हैं। सो इट विल बी 1:2191। सो ये जो है प्लाज्मिड का है और ये जो है दैट इज ऑफ द जो मेन क्रोमोसोम है इस पर्टिकुलर बैक्टीरिया का, उसका रेशियो आ गया। सो प्लाज्मिड का जो रेशियो है दैट इज 1, और अगर उसको हम देखें मेन क्रोमोसोम से तो इतना टाइम्स इनके अंदर डिफरेंस हो गया। सो आई होप इट इज क्लियर। आराम से इन चीज़ों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो भाई मेगा बेस पेयर्स हैं, उसके बाद में जो लोअर यूनिट आती है वो किलो बेस पेयर्स आती है। तो 1000 एक बार हो गया, अगर हम मेगा बेस को किलो बेस में कन्वर्ट करें, फिर किलो बेस को हम बेसिस में कन्वर्ट कर रहे हैं तो एक बार और 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या है बेस पेयर्स में हमारा जो कन्वर्जन है वो हो जाएगा। क्योंकि प्लाज्मिड को भी ऑलरेडी बेस पेयर्स में दे रखा है, तो इसको भी हम पहले बेस पेयर्स में कन्वर्ट कर लेंगे, और उसके लिए हम इसको 2 बार 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस पेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कैन यू find examples of DNA molecules from animals, bacteria, viruses or plasmids that are shorter than the examples given here? Can you find an example of DNA with less than 7.3% guanine? So students, इतना ज़्यादा वेरिएशन है स्पीशीज़ के अंदर, इतनी तरह के स्पीशीज़ हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द लोअर ऑर्गेनिजम्स टू द हायर ऑर्गेनिज्म। एग्जैक्टली ये देख पाना मतलब बहुत ही क्रूशियल काम है। आई डोंट नो व्हाई दिस क्वेश्चन इज इवन गिवन हियर, बट इसका जो आंसर है इट इज़ अ बिग जॉब वर्क टू फाइंड कुछ इस तरह के एनिमल्स या बैक्टीरिया वायरस जिनका जो प्लाज्मिड है वो इस साइज से भी छोटा हो। सो दैट दैट क्वेश्चन आई डोंट थिंक यू नीड टू आंसर दिस वन, ओके। सो यू कैन लीव दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में डेफिनेटली नहीं आएगा। कंजर्वेशन ऑफ जेनेटिक कोड अक्रॉस ऑल लाइफ फॉर्म्स एज एविडेंस ऑफ यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्ट्री। सो भाई जो जेनेटिक कोड है वो सभी लाइफ फॉर्म के अंदर एक यूनिवर्सल कॉमन एंसेस्ट्री को का अपने आप में एक साइन है, बिकॉज रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ये जो प्रोसेसेस हैं दे आर एब्सोल्युटली कॉमन इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज अवेलेबल ऑन अर्थ। सभी के अंदर सिमिलर तरह की चीज़ें प्रेजेंट है। अब जैसे कि मैं अभी ट्रिपलेट कोड की बात कर रही थी, तो सपोज फॉर एग्जांपल एक डीएनए का सीक्वेंस है AAGCCTTATGCC, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो एक पर्टिकुलर ट्रिपलेट है ये मिल करके एक अमाइनो एसिड को कोड करेगा, इसकी वजह से एक अमाइनो एसिड आके अटैच हो जाएगा। अब जो सेकेंड अमाइनो एसिड आके अटैच होगा दैट इज बिकॉज ऑफ दिस सेकेंड वन ट्रिपलेट कोड। तो क्योंकि हमने अभी अभी डिस्कस किया था अल्टीमेट जो प्रोडक्ट है इन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस का वो क्या है, प्रोटीन बनाना इसका अल्टीमेट काम है। सो यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहे हैं उनका जो सीक्वेंस है वो इन न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस से ही डिसाइड हो रहा है। सो ये वाला जो ट्रिपलेट कोड है इसकी वजह से थर्ड अमाइनो एसिड आके अटैच होगा। अब बहुत एक्यूरेसी है कि ये जो पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है इसकी वजह से एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड आकर के अटैच
होगा. सो लेट्स सी हियर, देर आर 64 डिफरेंट कोडोन्स. अगर ट्रिपलेट कोड है तो यहाँ पे चांसेस क्या है, 1/4 फर्स्ट पोजिशन में एडेनिन आने के, सेकेंड पोजीशन पे एडेनिन आने के चांस 1/4 और थर्ड पोजीशन पे आने के 1/4. सो बेसिकली जो टोटल पॉसिबिलिटीज बन रही है दैट इज टोटल 64. तो 1 आउट ऑफ 64 पॉसिबिलिटी है कि ये वाला ट्रिपलेट कोडोन आ जाए. तो 64 में से एक चांस होगा इसके आने का और ये अमाइनो एसिड 1 बना के जाएगा. नाउ वेरी वेरी कंजर्वेटिवली सिमिलर सीक्वेंस जो है वो डॉटर सेल्स को पास ऑन की जाती है. सो देर आर 64 डिफरेंट कोडोन्स because of each base in a codon can be any of the four. So there is 4 into 4 into 4 combination. So total 64 कोडोन्स होंगे और 64 कोडोन्स में से कोई एक कोड जो है मतलब 1 in 64 चांसेस है कि ये वाला ट्रिपलेट कोडोन बने. मोस्ट कोडोन स्पेसिफाई वन पर्टिकुलर अमाइनो एसिड. एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड को ये जो ट्रिपलेट कोडोन है ये स्पेसिफाई करेगा. नाउ इवन इफ यू आर अ लिटिल बिट कंफ्यूज्ड, पूरा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा जब हम जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे ना, उस टाइम अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ट्रिपलेट कोडोन से पर्टिकुलर अमाइनो एसिड अटैच होकर के और जो प्रोटीन है उसका फॉर्मेशन हो रहा है. सो ये बहुत डिटेल में आपके बुक में आगे दिया हुआ है. सो जिसको हम जब वो चैप्टर आएगा तो उसको देखेंगे. वन कोडोन सिग्नल्स दैट प्रोटीन सिंथेसिस शुड स्टार्ट. कोई एक जो है स्टार्ट कोडोन होता है जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस शुरू होगा. 3 कोडोन सिग्नल्स दैट प्रोटीन सिंथेसिस शुड स्टॉप. सो कोई एक पर्टिकुलर जो 3 कोडोन्स हैं. सो यहाँ पे जो ये भी 3 कोडोन्स ही होगा एक तरह से, एग्जैक्टली 1 कोडोन नहीं है, ट्रिपलेट कोडोन यू कैन से, 1 ट्रिपलेट कोडोन. तो जनरली अगर हम यूकैरियोट्स में देखें तो AUG जो है वो ट्रिपलेट कोडोन है जो कि जो पूरा का पूरा प्रोसेस है ट्रांसक्रिप्शन का या जो पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करने में हेल्प करता है. तो AUG स्टार्ट्स प्रोटीन सिंथेसिस. प्रोटीन सिंथेसिस मतलब ये जो है ट्रांसलेशन को शुरू करवाने में हेल्प करता है. ये ट्रिपलेट कोडोन साइन देता है कि भाई यहां से हमें ट्रांसलेशन शुरू करना है. अब इसी तरह से 3 डिफरेंट डिफरेंट कोडोन्स है, ट्रिपलेट कोडोन्स. ठीक है, 3 ट्रिपलेट कोडोन्स हैं. कौन कौन से? सो 3 डिफरेंट डिफरेंट ट्रिपलेट कोडोन्स है जो कि जिनको हम स्टॉप कोडोन्स कहते हैं. और ये जो स्टॉप कोडोन्स हैं ये इसको रोकने में हेल्पफुल होते हैं. ठीक है, तो इस तरह के 3 डिफरेंट डिफरेंट स्टॉप कोडोन्स हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस को रोकने का सिग्नल देते हैं. अब कौन कौन से कोडोन्स है वो सब डिटेल में हम देखेंगे जब हम ट्रांसलेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे. So it is an extraordinary fact that with a few minor exception, all living organisms and all viruses use the same genetic code. So जो कोड ये वाला अमाइनो एसिड जिसको कोड कर रहा है ये वाला ट्रिपलेट कोडोन, ये वायरसेस या बैक्टीरिया से लेकर के ह्यूमन बींग्स या हायर ऑर्गेनिजम्स तक कंजर्व्ड है. बहुत सारे इस तरह के ट्रिपलेट कोडोन्स है जो ऑलमोस्ट सेम है. कुछ में डिफरेंसेस भी हैं बट स्टिल बहुत सारे सेम है. ये क्या शो करता है कि किसी एक कॉमन एंसेस्टर से, किसी एक कॉमन सेल से जितने भी और स्पीशीज हैं उनका ओरिजिन हुआ है. राइट, सो दिस शोज अ कॉमन एंसेस्ट्री कि बाद में जाकर के और इवोल्यूशन तो हुआ है लेकिन कहीं ना कहीं ये चीजें इंडिकेट करती हैं कि सबके सब ओरिजिनेट किसी एक कॉमन सेल से हुए हैं. नाउ so humans use many different spoken languages, each of which is affected from form of communication. Many different versions of genetic code could be devised and they would probably function perfectly well, but all life forms use essentially the same version. For this reason we call it a universal genetic code. इसी की वजह से इसको universal genetic code कहा जाता है क्योंकि जितने भी organisms हैं उनके अंदर ये जो ट्रिपलेट कोडोन्स है ये ऑलमोस्ट सेम है. कुछ माइनर एक्सेप्शंस मिलेंगे यहाँ पे यूनिवर्सल जेनेटिक कोड के जो कि कुछ ऑर्गेनिजम्स में मिल जाएंगे आपको. 64 कोडोन्स में से कुछ हैं जो कि अलग अलग ट्रिपलेट कोडोन से डिफरेंट अमाइनो एसिड को कोड करेंगे. बट जनरली अगर हम देखें 90% या 95% तक ऑलमोस्ट सभी जो ट्रिपलेट कोडोन्स हैं कंजर्व्ड हैं और सेम हैं, चाहे आप लोअर ऑर्गेनिजम्स को देखो चाहे हायर ऑर्गेनिजम्स को. ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स आई थिंक दैट इज ऑल फॉर दिस चैप्टर. यहाँ से AHL आ गया है. सो दैट इज ऑल अंटिल हियर एंड आई होप जो DNA RNA उनका स्ट्रक्चर फंक्शनिंग
काफ़ी हद तक समझ आ गया है। अगर कंफ्यूजन है थोड़ा बहुत रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन में, तो वो आपका जब वो चैप्टर आएगा तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बट अंटिल नाउ जो भी चीज़ें आपको बताई हैं उतनी चीज़ें जो आपको ध्यान रह सकती हैं उतनी रख लीजिए। जब ये कंप्लीट होगा दैट टाइम you will understand each and everything really well. Okay, so that is all for this session, students, and bye bye for now.